हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट की बात करेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का काल है 1799 से 1815। विश्व इतिहास में नेपोलियन काफ़ी बड़ा नाम है। उसने कई कार्य किए और यूरोप पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। अगर हम पूरे विश्व इतिहास की बात करें, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल को मिलाकर पूरे विश्व इतिहास की बात करें तो कई महान व्यक्तित्वों का नाम सामने आता है। अगर इन नामों में से हम 10 महानतम लोगों की सूची तैयार करें जिन्होंने अपनी सैन्य कुशलता एवं नेतृत्व क्षमता से विश्व इतिहास में अपना स्थान बनाया, तो कई नाम सामने आते हैं, जैसे सिकंदर, जूलियस सीजर, चंगेज खान। और इस लिस्ट में निश्चित तौर पर नेपोलियन का भी नाम आएगा। विश्व इतिहास में नेपोलियन एक बड़ा फिगर है। कहानी शुरू होती है फ्रांस की क्रांति के दौरान। फ्रांस की क्रांति के शुरुआती चरणों में नेपोलियन केवल एक मिलिट्री ऑफिसर था। फ्रांस की क्रांति के अंतिम चरण में यानी डायरेक्टरी के काल में नेपोलियन को एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना गया। डायरेक्टरी ने उसे इटली के अभियान पर भेजा। पिछले कई वर्षों से यूरोपीय देश और फ्रांस के बीच क्रांतिकारी युद्ध चल रहे थे। यूरोपीय देश चाहते थे कि क्रांति को कुचल दिया जाए और फ्रांस यह चाहता था कि क्रांति के विचारों को पूरे यूरोप में फैलाया जाए। इसलिए संघर्ष की स्थिति थी और क्रांतिकारी युद्धों में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा था। कभी फ्रांस जीतता था, कभी फ्रांस हारता था। फ्रांस को एक बड़ी जीत नहीं मिल रही थी और जब वह हारता था तो एक डर समा जाता था फ्रांस में कि कहीं फ्रांस की क्रांति को कुचल न दिया जाए। तो नेपोलियन जब इटली के अभियान पर गया तो वह एक काफ़ी बड़ा उत्तरदायित्व था जो कि उसे दिया गया था। नेपोलियन ने कमाल कर दिया। नेपोलियन ने इटली को जीत लिया और इटली को जीतने के बाद उसने ऑस्ट्रिया को भी पराजित कर दिया। फ्रांसीसियों को क्या चाहिए था? एक बड़ी जीत चाहिए था और वह जीत उन्हें किसने दिलाई? नेपोलियन ने दिलाई। नेपोलियन रातों रात फ्रांसीसियों के दिल की धड़कन और उनका हीरो बन गया। नेपोलियन वापस फ्रांस आया। वह इतना लोकप्रिय हो गया था कि उसने यह निश्चय किया कि वह सत्ता अपने हाथों में ले लेगा। नेपोलियन ने सेना की ताकत के आधार पर तख्ता पलट कर दिया और डायरेक्टरी को हटा दिया और खुद सत्ता अपने हाथों में ले ली। यह 1799 की घटना है। इसके साथ ही फ्रांस की क्रांति का अंत हो जाता है। सत्ता ग्रहण करने के बाद 1799 में नेपोलियन एक संविधान लाता है। इस संविधान में क्या था? इस संविधान ने एक कॉन्सुलेट की स्थापना की। इस कॉन्सुलेट में 3 कौंसल थे। नेपोलियन प्रथम कौंसल था और 2 अन्य कौंसल थे। यही कॉन्सुलेट पूरे फ्रांस पर शासन करता। नेपोलियन दिखाना क्या चाह रहा था? नेपोलियन दिखाना यह चाह रहा था कि उसने इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया कि उसने बलपूर्वक सत्ता प्राप्त की है, बल्कि वह इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहा था कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करता है और अपने कार्यशैली में लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देता है। नेपोलियन ने जनमत संग्रह भी कराया
और जनमत संग्रह के द्वारा उसने लोगों की स्वीकृति प्राप्त कर ली कि वह प्रथम कौंसल रहे। उसके कुछ समय बाद नेपोलियन ने अगला कदम उठाया। 1801 में नेपोलियन ने खुद को जीवन पर्यंत कौंसल घोषित कर दिया, यानी कौंसल फॉर लाइफ। अब यह तो कोई लोकतांत्रिक बात नहीं थी कि कोई जीवन पर्यंत कौंसल रहे, लेकिन इस बार भी नेपोलियन ने बड़ी चतुराई से काम लिया और उसने जनमत संग्रह कराया और जनमत संग्रह कराकर उसने जनता की स्वीकृति प्राप्त की। फिर कुछ समय बाद उसने एक काफी बड़ा कदम उठाया। 1804 में उसने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। वह खुद को कौंसल शब्द से सीमित नहीं करना चाह रहा था, वह अपना स्टेटस बढ़ाना चाह रहा था, उसे ज़्यादा शक्ति चाहिए था और वह चाह रहा था कि एक ऐसा शब्द हो जो उसके बढ़े हुए स्टेटस को सूचित करता हो। इसलिए उसने 1804 में खुद को सम्राट घोषित कर दिया, यानी एम्परर डिक्लेयर कर दिया। और ऐसा करने के बाद उसने फिर जनमत संग्रह कराया और इस बार फिर जनता से उसने स्वीकृति प्राप्त कर ली। जनता ने क्यों स्वीकृति दी? जनमत संग्रहों में जनता ने क्यों स्वीकृति दी? इसका एक कारण तो यह था कि नेपोलियन काफ़ी लोकप्रिय था, क्योंकि उसने फ्रांस को एक बड़ी जीत दिलाई थी। और दूसरा कारण यह था कि नेपोलियन वोटिंग को मैनेज भी करता था, जनमत संग्रह को वह मैनेज भी करता था कुछ हद तक। सत्ता प्राप्त करने के बाद फ्रांस के सामने कई समस्याएं थीं। जरूरत थी सुधारों को लाने की। क्रांति से पहले फ्रांस कई समस्याओं से जूझ रहा था। चारों ओर अव्यवस्था थी, अराजकता की स्थिति थी और कुछ भी सही नहीं था। क्रांति के दौरान भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। अब यह समस्याएं नेपोलियन के समक्ष एक चैलेंज के रूप में थी। अब नेपोलियन को ही इन्हें हैंडल करना था। नेपोलियन ने सबसे पहले आर्थिक सुधार किए। उसने अर्थव्यवस्था को महत्व को समझा। आर्थिक समस्या ही फ्रांस की क्रांति के कारण थे और क्रांति के दौरान यह कोशिश की गई थी कि आर्थिक समस्या को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन फिर भी आर्थिक समस्या बनी हुई थी। नेपोलियन ने इस मुद्दे पर काफ़ी मौलिक काम किया। उसने वित्तीय व्यवस्था में कई सुधार लाए, कई मौलिक परिवर्तन किए और उसने इसके लिए बैंक ऑफ फ्रांस की भी स्थापना की। वित्तीय सुधारों का फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। नेपोलियन ने वित्तीय सुधारों के अलावा कई अन्य क्षेत्रों पर भी काफ़ी ध्यान दिया। नेपोलियन के आर्थिक सुधारों का यह परिणाम निकला कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ गई और आर्थिक प्रगति होने लगी। इससे नेपोलियन की लोकप्रियता भी बढ़ी और निश्चित रूप से यह नेपोलियन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बनी। नेपोलियन का दूसरा सुधार था कानूनी सुधार। क्रांति से पहले हम देख चुके हैं कि फ्रांस में कई प्रकार के कानून थे। जो चीज़ एक जगह कानूनी थी वह दूसरी जगह गैर कानूनी थी, तो पूरी तरह यह कुव्यवस्था को सूचित करता है। फ्रांस की क्रांति भी चाहती थी कि इस समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाई थी। अब नेपोलियन ने इस मुद्दे को टैकल किया। नेपोलियन ने विद्वानों को इकट्ठा किया और अपनी देखरेख में उसने पूरे फ्रांस के लिए एक कानून बनवाया। इसे नेपोलियन कोड या इंग्लिश में नेपोलियनिक कोड कहते हैं। नेपोलियन कोड
नेपोलियन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसमें भी कई कमियां थीं, लेकिन उस समय यूरोप के अन्य देशों में जो कानून थे उनसे बेहतर थी यह तुलनात्मक रूप से। यूरोपीय देशों के कानून रूढ़िवाद पर आधारित थे, जबकि नेपोलियन के कोड में कई प्रगतिशील तत्वों को समाहित किया गया था। तो तुलनात्मक रूप से नेपोलियनी कोड ज्यादा प्रगतिशील था और यह एक नेपोलियन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधार भी किए। उसने पूरे प्रशासन का पुनर्गठन किया। प्रशासनिक ढांचे और प्रशासनिक संगठन में भी कई सुधार किए। उसने पूरे प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया। एक नकारात्मक बात भी हो गई कि स्थानीय प्रशासन में जो लोकतांत्रिक तत्व थे, जैसे कि कुछ पदों के लिए चुनाव होते थे, उन्हें भी नेपोलियन ने समाप्त कर दिया और स्थानीय प्रशासन को भी पूरी तरह से अपने सीधे नियंत्रण में ले लिया। लेकिन जो भी हो, नेपोलियन के प्रयासों के कारण प्रशासन चुस्त और दुरुस्त हुआ और वह ज्यादा प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लायक हुआ। नेपोलियन ने पोप से भी समझौता किया। पोप से उसकी बातचीत हुई और उस बातचीत के बाद कुछ निर्णय लिए नेपोलियन ने। हम देख चुके हैं कि फ्रांस की क्रांति ने चर्च को और पोप को कोई महत्व नहीं दिया था। नेपोलियन ने थोड़ा अलग हटकर इससे काम किया। नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म को फ्रांस का राजकीय धर्म बना दिया। फ्रांस के भीतर जो कैथोलिक चर्च का संगठन था, उस पे पूरी तरह नेपोलियन ने अपने नियंत्रण को स्थापित किया। अब चर्च में जो भी नियुक्तियां होती वह नेपोलियन करता और पोप केवल प्रतीकात्मक रूप से उन नियुक्तियों पर मोहर लगाता। तो इस प्रकार थोड़ी सी वैल्यू भी दी गई पोप को। लोगों को यह अच्छा लगा क्योंकि फ्रांस एक कैथोलिक बहुल देश है और लोगों को यह अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं भी लगा, लेकिन चूंकि वह नेपोलियन के दूसरे कामों से संतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। नेपोलियन ने शैक्षणिक सुधार भी किए। उसने कई कदम उठाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बरकरार हो सके और शिक्षा का प्रसार हो सके। नेपोलियन को जनता ने क्यों स्वीकार किया? नेपोलियन ने तो तख्ता पलट किया था, बलपूर्वक शक्ति प्राप्त की थी, लेकिन जनता ने क्यों स्वीकार किया? कारण यह था कि जनता थक चुकी थी, जनता ऊब चुकी थी। क्रांति से पहले भी चारों ओर अर्थव्यवस्था अव्यवस्था थी, अस्थिरता थी। क्रांति के दौरान भी काफी उथल पुथल का दौर रहा, अशांति रही, काफी हिंसा हुई, अस्थिरता का दौर रहा। इन चीजों से फ्रांस की जनता ऊब गई थी, थक चुकी थी। उसे जरूरत थी शांति की, एक शांत जीवन की। और जब उन्हें एक नेपोलियन के रूप में एक शक्तिशाली नेता मिला, तो उन्होंने नेपोलियन को समर्थन किया। जब नेपोलियन ने सख्ती के साथ और पूरी ताकत लगाकर चीजों को लागू करने की कोशिश की, तब लोगों ने उसे सकारात्मक रूप से देखा और उसे अपना समर्थन दिया। इसलिए नेपोलियन को जनता ने स्वीकार किया। इन सुधारों के कारण, इन आंतरिक सुधारों के कारण फ्रांस के भीतर नेपोलियन की स्थिति सुदृढ़ हो गई। अब नेपोलियन ने यूरोपीय राजनीति पर अपना ध्यान डाला। यूरोपीय देश और फ्रांस के बीच जो संघर्ष चल रहा था, वह अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। अब नेपोलियन ने यह निश्चय किया कि वह इस संघर्ष को उसकी परिणति तक पहुंचाएगा। नेपोलियन ने एक आक्रामक नीति का पालन किया, कई युद्ध लड़े, बेमिसाल ढंग से उसने कई युद्धों का संचालन किया
और एक एक करके कई क्षेत्रों और अलग अलग देशों को वह जीतने लगा। रूस एक बड़ा देश था। रूस से उसका टकराव हुआ। रूस को भी नेपोलियन ने पराजित किया और फिर एक संधि हुई और इस संधि के द्वारा रूस नेपोलियन का सहयोगी हो गया। स्पेन भी एक प्रकार से नेपोलियन के प्रभाव में था और उसका सहयोगी ही था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे नेपोलियन ने लगभग पूरे यूरोप पर अपने नियंत्रण की स्थापना की। पूरे यूरोप पर नहीं, लगभग पूरे यूरोप पर अपने नियंत्रण की स्थापना की। यह बहुत बड़ी बात थी। वह यूरोप का मालिक बन गया था, वह यूरोप का मास्टर बन गया था। लेकिन अभी तक वह ब्रिटेन को नहीं हरा पाया था। ब्रिटेन समुद्र से घिरा एक देश है। नौसेना के द्वारा ही उसे पराजित किया जा सकता है। नेपोलियन ने एक बड़ी नौसेना का निर्माण किया था और ब्रिटेन पर आक्रमण किया था, लेकिन उस नौसैनिक युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई और नेपोलियन का सपना अधूरा रह गया। लेकिन कुछ समय बाद इस दिशा में नेपोलियन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की, कॉन्टिनेंटल सिस्टम। क्या थी महाद्वीपीय व्यवस्था? हम देख चुके हैं कि लगभग पूरा यूरोपीय महाद्वीप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नेपोलियन के नियंत्रण में था। अब नेपोलियन ने उन्हें मना कर दिया कि वह ब्रिटेन से किसी भी प्रकार का संबंध न रखें। न कोई आयात होगा, न कोई निर्यात होगा, न कोई इंपोर्ट, न कोई एक्सपोर्ट। नेपोलियन की यह सोच थी कि इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसकी अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और ब्रिटेन हार मान लेगा। महाद्वीपीय व्यवस्था का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा भी, काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ब्रिटेन धाराशायी नहीं हुआ, वह घुटनों के बल नहीं आया। इसका कारण था ब्रिटिश नौसेना। ब्रिटेन की नौसेना बहुत मजबूत थी और इसके द्वारा वह अभी भी उपनिवेशों से अपना संबंध बनाए हुआ था और कुछ अन्य देश जैसे अमेरिका इत्यादि से अपना संबंध बनाए हुआ था। फ्रांस समुद्र में फ्रांसीसी जहाज को भी नुकसान पहुंचाता था। लेकिन जो कुछ भी हो, नेपोलियन को पूरा भरोसा था कि अंततः महाद्वीपीय व्यवस्था सफल होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। महाद्वीपीय व्यवस्था में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तस्करी शुरू हो गई, स्मगलिंग शुरू हो गई। स्मगलिंग का रूट क्या था? तो ब्रिटेन से माल पुर्तगाल पहुंचता था और पुर्तगाल से वह माल यूरोप में एंटर कर जाता था। नेपोलियन ने बड़ा डिसीजन लिया। अभी तक पुर्तगाल उसके नियंत्रण से बाहर था। नेपोलियन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया और चूंकि पुर्तगाल के बगल में ही स्पेन था, तो उसने स्पेन को भी कैप्चर कर लिया। स्पेन अभी तक उसके प्रभाव में ही था, लेकिन अब पूर्ण रूप से उसने स्पेन पर नियंत्रण कर लिया। स्पेन पर कब्जा करना नेपोलियन के लिए काफ़ी कठिनाइयों का कारण बना। स्पेन के लोगों में राष्ट्रवादी विस्फोट हुआ और वह विद्रोह करने लगे। वह किसी भी प्रकार से नेपोलियन के शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। नेपोलियन ने अपनी पूरी ताकत स्पेन को नियंत्रण करने में लगा दी और इस कारण उसका ध्यान यूरोपीय राजनीति से हटा भी। इन परिस्थितियों में रूस ने एक घोषणा की कि वह महाद्वीपीय व्यवस्था को नहीं मानता है, वह उससे अलग हो रहा है क्योंकि इससे उसे नुकसान हो रहा है।
नेपोलियन ने यह ठान लिया कि वह रूस को मजा चखा कर रहेगा और इसलिए उसने एक बड़ी सेना का निर्माण किया। 6 लाख की सेना लेकर वह उसने रूस पर आक्रमण कर दिया। उसे सफलता मिलती चली गई, रास्ते में ज्यादा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। वह रूस में घुसता चला गया और मॉस्को पहुंच गया और फिर उसने मॉस्को पर कब्जा कर लिया। और कुछ ही समय बाद रूस में ठंड स्टार्ट हो गई, रूसी जाड़ा आ गया। और रूसी जाड़ा बड़ा खतरनाक होता है, -10, -15, -20 इस तरह से टेम्परेचर हो जाता है। नेपोलियन को यह रियलाइज हुआ कि उसके सेना के पास गर्म कपड़े नहीं हैं और एक बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है, इसलिए नेपोलियन ने सेना को वापस लौटने का आदेश दिया। काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा नेपोलियन की सेना को, बर्फीले तूफानों को झेलते हुए, ठंड को झेलते हुए, और साथ में रूसी सैनिक जगह जगह पर फ्रांसीसी सेना पर आक्रमण करते थे। एक्चुअली यह उनकी रणनीति का अंग था। जब नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया था तो जानबूझकर रूसियों ने ज्यादा प्रतिरोध नहीं किया था। उनका प्लान यह था कि ठंड के समय, जाड़े के समय वह नेपोलियन को मजा चखाएंगे। इसलिए जब सेना लौटने लगी तो रूसियों ने जमकर हमला किया और काफी क्षति पहुंचाई फ्रांसीसी सेना को। अंततः केवल 20,000 सैनिकों के साथ नेपोलियन फ्रांस पहुंचा। अर्थात नेपोलियन का रूसी अभियान बुरी तरह असफल था, पूरी तरह असफल था। रूसी अभियान की असफलता ने नेपोलियन के विरोधियों का मनोबल बढ़ा दिया। जो अन्य राजा थे, अन्य देशों के राजा थे, वो नेपोलियन के द्वारा पराजित हो चुके थे और उन्होंने नेपोलियन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन अब रूसी अभियान की असफलता के कारण उनका मनोबल बढ़ गया। उन राजाओं ने गठबंधन कर लिया और मिलकर नेपोलियन पर आक्रमण कर दिया। युद्ध हुआ, काफी भीषण युद्ध हुआ, कई युद्ध लड़े गए और अंततः 1814 में नेपोलियन पराजित हुआ। नेपोलियन को गद्दी छोड़ना पड़ा और नेपोलियन को एल्बा द्वीप पर, एक छोटा सा द्वीप एल्बा द्वीप, उस पर भेज दिया गया। वहां उसे नजरबंद कर कर रखा गया। नेपोलियन के विरोधी काफी खुश थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने नेपोलियन को नष्ट कर दिया है, नेपोलियन के पूरी शक्ति को का सर्वनाश कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक दिन नेपोलियन एल्बा द्वीप से भाग गया और फ्रांस पहुंचा। फ्रांस में अब लुई 18 का शासन हो गया था। जब नेपोलियन ने गद्दी छोड़ा था तो लुई 18 को शासक बनाया गया था। लुई 16 तो फ्रांस की क्रांति के दौरान ही मारा गया था। लुई 16 का बेटा लुई 17 वह भी अब तक मर चुका था। तो लुई 16 के भाई लुई 18 को शासक बनाया गया था। तो नेपोलियन जब एल्बा द्वीप से भागकर फ्रांस पहुंचा तो लुई 18 ने सेना को भेजा उसे पकड़ने के लिए, लेकिन सेना नेपोलियन के साथ हो गई और लुई 18 भाग गया। नेपोलियन पुनः फ्रांस का शासक बना और उसने 100 दिन और शासन किया। अंततः 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसके विरोधियों ने नेपोलियन को पराजित कर दिया और फाइनली नेपोलियन को गद्दी छोड़नी पड़ी और नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। नेपोलियन की कहानी काफी दुस्साहसिक कारनामों, उतार चढ़ाव, एक्शन, उत्साह, जोश की कहानी है। लेकिन
नेपोलियन केवल एक योद्धा नहीं था, नेपोलियन केवल एक विजेता नहीं था, नेपोलियन केवल एक सेना नायक नहीं था। नेपोलियन के कारण यूरोप में बदलाव भी आया। नेपोलियन के कारण फ्रांस की क्रांति के विचारों का तेजी से यूरोप में प्रसार हुआ। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचार यूरोप में फैले। नेपोलियन खुद को क्रांति की संतान कहता था, सन ऑफ द रिवॉल्यूशन कहता था। वह कहता था कि वह क्रांति की संतान है और क्रांति की ही विरासत को लेकर वह आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है। नेपोलियन ने क्रांति की कई बातों को नहीं भी माना था, कई बातों को उसने नकार दिया था। जैसा कि हम देख चुके हैं, जिस प्रकार उसने सत्ता हासिल की थी, उसने तख्ता पलट किया था और उसने खुद को जीवन पर्यंत कौंसल और सम्राट घोषित कर दिया था। फ्रांस की क्रांति के विचार लोकतंत्र के समर्थक थे, न कि इस प्रकार से सत्ता हासिल करना और सत्ता का संचालन करना। तो हम देख सकते हैं कि नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के कई विचारों को नकारा भी था। लेकिन यह भी सच है कि नेपोलियन ने कई नए विचारों को, क्रांति के कई विचारों को लागू भी किया। नेपोलियन ने कई विचारों को लागू भी किया, यह भी सच है, और यह नेपोलियन की एक प्रकार से महानता भी है। क्योंकि उस समय जो यूरोपीय देशों के शासक थे वह रूढ़िवाद से प्रभावित थे और रूढ़िवाद पर आधारित ही उनकी नीति थी। लेकिन तुलनात्मक रूप से नेपोलियन ने कई प्रगतिशील काम किए और उसने क्रांति के विचारों को लागू भी किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप के आधुनिकीकरण में भी नेपोलियन ने योगदान दिया, विशेषकर राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में। नेपोलियन ने यूरोपीय देशों पर कब्जा कर लिया था और यूरोपीय देशों के लिए वह एक विदेशी था, और वहाँ की जनता ने जब देखा कि एक विदेशी उन पर शासन कर रहा है तो उनके अंदर प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। तो नेपोलियन केवल एक विजेता नहीं था, वह यूरोप के बदलाव का कारण भी था। और जब कभी यूरोप के आधुनिकीकरण की कहानी लिखी जाएगी उसमें नेपोलियन के योगदान को स्वीकार किया जाएगा और उसे उचित स्थान दिया जाएगा। धन्यवाद।